तो दिख रहा है सबको पेपर ना? शेयरिंग तो हो रही है ना? यस सर। ठीक है। तो आज हम लोग जो पेपर ले रहे हैं ये है हैदराबाद डिवीज़न का, और पैटर्न वही है, सेम जैसे पहले था, सेम ही है सब कुछ। 110 क्वेश्चन इसमें भी हैं, लास्ट के 10% क्वेश्चन हिंदी से भी रहेंगे इसमें। और ये भी 2020 का पेपर है, सो थोड़ा पुराना तो हो गया है, बट अच्छा पेपर है। एलडीसी का है, 30% का है, तो बेहतर क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और इसमें मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो मुझे लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग कितना कुछ कर चुके हैं, जानते हैं। और एक तरह से कहिएगा तो ये रिकैप भी है, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस है कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हम ये पेपर कितना सॉल्व कर पा रहे हैं एज ऑन डेट, आज के डेट में। तो काफ़ी अच्छा पेपर है, आप लोग खुद ही सॉल्व कर पाइएगा। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप लोग उसमें से जवाब देते रहिएगा। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एक्सटेंट अप टू विच अ लीड एसिड सेल, है ना? तो लीड एसिड सेल के लिए पूछ रहा है कि कितने वोल्टेज तक डिस्चार्ज किया जा सकता है। 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट। देखिए, बोले ना, ये आपके लिए रिकैप जैसा ही हो गया कि आप लोग खुद देख के बता सकते हैं। ये 1.8 वोल्ट। तो डिस्चार्ज करने का जो हमारा जो मैक्सिमम जो लेवल है वो है 1.8 वोल्ट तक लीड एसिड सेल का। और चार्ज करने का 2.25। लीड एसिड सेल ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आप इसको 2.2 मान सकते हो, ठीक है ना? 2.2 तक जा सकता है। तो डिस्चार्ज और चार्ज दोनों याद रखिएगा। 1.8 तक मैक्सिमम डिस्चार्ज करना है और 2.2 तक चार्ज करना है। वर्ला के केस में वो हम लोग 2.3 तक जाते हैं और एवरेज 2.25 लेके मान के चलते हैं उसको। नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन है, बैटरी से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, कि पॉजिटिव प्लेट जो है, पॉजिटिव प्लेट फुली चार्ज कंडीशन में, उसका जो फुली चार्ज कंडीशन में जो पॉजिटिव से प्लेट होगा वो कौन सा होगा? लेड परऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, लेड सल्फेट या लेड ऑक्साइड? लेड परऑक्साइड, PbO2, है ना? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर, लेड परऑक्साइड। और अगर डिस्चार्ज कंडीशन में पूछेंगे तो लेड ऑक्साइड नहीं होगा। डिस्चार्ज कंडीशन में नहीं, डिस्चार्ज कंडीशन में ये हो जाता है। डिस्चार्ज कंडीशन में हमारा लेड सल्फेट बनता है। दोनों प्लेट जो होंगी वो लेड सल्फेट बन जाएंगी, ठीक है? तो इसलिए मैं इस आप ऊपर में लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्चार्ज कंडीशन में लेड सल्फेट बनेगा, PbSO4। तो चार्ज कंडीशन में तो लेड परऑक्साइड और स्पॉन्ज लेड रहता ही है, और इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 वहाँ प्रेजेंट रहता है। लेकिन लेड जब डिस्चार्ज कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर दोनों प्लेट्स पर लेड सल्फेट्स बन जाएंगे, और H2O, वहाँ पर H2O यानी पानी, वाटर प्रेजेंट रहेगा। जैसे फिर चार्जिंग होगी तो H2O टूटेगा, फिर इधर से लेड सल्फेट में से लेड सल्फेट टूटेगा, फिर वापस ये रिकॉम्बिनेशन एंड एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा, चार्ज कंडीशन में लेड परऑक्साइड और स्पॉन्ज लेड होता है। पॉजिटिव प्लेट लेड परऑक्साइड होता है, नेगेटिव प्लेट स्पॉन्ज लेड होता है, ओनली PB लिखा रहता है वहाँ पे। और डिस्चार्ज कंडीशन में दोनों प्लेट लेड सल्फेट होंगी और साथ में पानी होगा, ठीक है? 3 नंबर है, IS स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का IS स्पेसिफिकेशन बैटरीज के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये वाला रहता है, IS-266 इस्तेमाल होता है। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, उस पर ध्यान रखिएगा, IS-266 रहता है। इंटरनल शॉर्ट सर्किट
जो होती है सर, जब बैटरी में होती है तो कौन सी कंडीशन होती है? हल्की सी बैटरी जो होती है वार्म हो जाती है इंटरनल शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। ओके, ठीक है। और डिस्चार्ज कंडीशन में अधिक समय तक पड़े रहने सल्फेशन का आता है। हाँ, अत्यधिक डिस्चार्ज कंडीशन जब होगी तो सल्फेशन होगा, है ना। और अत्यधिक चार्ज होगा तो गैसिंग होगा। और अत्यधिक चार्ज या डिस्चार्ज होगा तो एक अत्यधिक चार्ज में बकलिंग, अधिक अगर जो एक मैक्सिमम रेटिंग्स ऑफ करंट से अगर हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो बकलिंग होगा। तो ये 3-4 कंडीशन जो है बैटरी के संदर्भ में वो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि गैसिंग कब होती है, वार्मनेस कब होती है, सल्फेशन कब होता है और बकलिंग कब होती है। तो ये 3-4 कंडीशन अगर देख लिए तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते बैटरी के संदर्भ में। कौन सा मैंने बोला? वार्मनेस, सल्फेशन, बकलिंग और गैसिंग। ये 4 सिचुएशन है, 4 कंडीशंस हैं। ये किस किस की वजह से होता है ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कितने दूरी पर प्रोवाइड किया जाता है? तो 1 किलोमीटर पर प्रोवाइड किया जाता है ना। क्या नॉइज क्यों आ रहा है? किसी के साइड से नॉइज आ रहा है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रिकमेंडेड करंट रेटिंग ऑफ चार्जर। चार्जर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि 200 AH की बैटरी है और उससे 20 एम्पियर का लोड चल रहा है, तो उस चार्जर का करंट रेटिंग हम क्या रखेंगे? 50 एम्पियर। कैसे फॉर्मूला से कैसे निकलेगा? 8% समथिंग वगैरह, सॉरी सी बाय अगला बोलिए 8% था सर, 70% फॉर्मूला बोल रहे थे इसका सर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आप ऐसा बना सकते हो, 50 एम्पियर जैसे लग रहा कि होगा। एक सोचने का तरीका ये हो सकता है कि 200 AH की बैटरी है, तो अगर हम इसको फ्लोट मोड में लेके चल रहे हैं, फ्लोट मोड में लेके चल रहे हैं मतलब क्या होगा, C/10 से उसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो C/10 के फॉर्मूला से चलेंगे तो उस हिसाब से 20 एम्पियर करंट की हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। और 20 एम्पियर लोड को भी दे रहा है, तो 40 एम्पियर तो उसको चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 40 एम्पियर भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो 50 एम्पियर जो होगा इसका मुझे थोड़ा सा देखना रहेगा कि ये कौन सा फॉर्मूला एक्चुअली बैठेगा इस पे। मुझे चार्ज फैक्टर में होता है सर ना, कुछ 2.5 ऐसे करके होता है। हाँ, ये रिसेट के नोट्स, हाँ रिसेट के नोट्स में ऐसा है कि 120 AH की बैटरी है, ऐसा एक क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि 120 AH की बैटरी है और 12 एम्पियर का लोड है, तो उसमें जो चार्जर का जो चार्जिंग करंट जो देना है वो देना है 30 एम्पियर। तो उस फार्मूला के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आंसर हमारा 50 एम्पियर आएगा। ठीक है, 50 एम्पियर। 40 से तो कम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 40 तो मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट तो है ही। 120 AH में ये आता है कि ये 10 एम्पियर हमारा ये लोड है और 120 AH की बैटरी है, तो 30 एम्पियर का चार्जिंग करंट हमें उसको देना है। 7 नंबर है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ, किसकी वजह से? होल्स की वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से, न्यूट्रॉन या एटम्स की वजह से। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहाँ के साथ होल्स होना चाहिए, मोमेंट होल्स इलेक्ट्रॉन करते हैं। हाँ, तो ये होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन आपका होल्स है, तो होल्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 ऑप्शन दिए होंगे तो बोथ होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे होल्स दिया हुआ है तो होल्स
हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल कम्युनिकेशन सर्किट्स आर ओमनीबस। ओमनीबस। देखिए पैटर्न क्वेश्चन है, पहले से ही पूछा जा रहा है इसको, है ना। ट्रांसफार्मर यूज्ड इन ईसी सॉकेट 1120-600। क्यों? 470 1120। 1120 होगा सर। और डेरिवेशन के लिए कौन से केबल इस्तेमाल होती है? 470 केबल होती सर। हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है इसके संदर्भ में कि डेरिवेशन के लिए जब हम केबल इस्तेमाल करते हैं तो 6 कॉर्ड तो रहेगा ही, 6 कॉर्ड के साथ में डेरिवेशन में हमारा PIZF केबल इस्तेमाल होता है, और वहाँ पर हमारा जो मैचिंग ट्रांसफार्मर लगेगा 470 1120 का लगेगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर भी बहुत आसान है। डायमीटर ऑफ कंडक्टर्स इन 6 कॉर्ड केबल इज 0.9। 0.9। तो ये आपके लोगों के लिए रिकैप, एक तरह से ये प्रैक्टिस पेपर है। तो देखो ये पेपर आया हैदराबाद में, और आज के डेट में अगर आपको दिया जाए तो आप ऑलरेडी कर चुके हो इसको। 11 नंबर क्वेश्चन है, वे स्टेशन इक्विपमेंट वर्क्स ऑन 48 वोल्ट सर। 48 वोल्ट। 12 वोल्ट क्यों नहीं? इसके आंसर 12 वोल्ट हो जाएगी। ये सब डीटीएमएफ के सिस्टम लगता पूछ रहा था, डीटीएमएफ कंट्रोल सिस्टम के 12 वोल्ट छोड़ दें। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब हम लोग अगर दिमाग लगाए तो हमारे हिसाब से 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, 12 वोल्ट भी हो सकते हैं और 48 भी हो सकते हैं। ज्यादातर तो मेरा सर हम लोगों का सर्किट 48 वोल्ट पे ही चलता है ना सर। हाँ, तो आपको अपने डिवीजन का देखना है कि आपके डिवीजन में कौन सा कंट्रोल जो है ऑप्शंस हैं। CCO है चल रहा है, तो CCO चल रहा है तो हमारे पास में 48 वोल्ट DC की ही रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे डिवीजन में CCO नहीं है, नॉर्मल हम लोग अभी भी DTMF साइट पर काम कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास में 12 वोल्ट DC इस्तेमाल होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपका डिवीजन किस ऑप्शनल अरेंजमेंट पे चल रहा है, CCO है या दूसरा कुछ है। तो जनरली हम लोग मोस्टली अब जितने भी डिवीजन हैं अभी तक, शायद कहीं ऐसा कोई डिवीजन हो जहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पाया 2 वायर सिस्टम, तो हमारे पास 48 वोल्ट DC का ही ऑप्शन चल रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब उन्होंने अपने डिवीजन से रिलेटेड रखा होगा, बट इन जनरल अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों पावर सप्लाई एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है हम किस डिवीजन में बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन भी और आसान है। केबल पेयर्स आर ट्विस्टेड इन टेलीकॉम केबल्स टू रिड्यूस क्रॉस टॉक है। वेरी गुड। चलो, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ स्विच बोर्ड केबल 600 ओम। देखो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा धीरे धीरे। UTP स्टैंड्स फॉर अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर हो गया। कनेक्टर यूज्ड विद कैट केबल RJ45। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं वो भी होते हैं, वैसे RJ11 भी एग्जिस्ट करता है, RJ9 भी करता है, RJ15 भी करता है, बट हमारे केस में कैट 6 पूछा है तो कैट RJ45 भी होगा। एंट्री ऑफ वाटर इन PIZF केबल इज प्रिवेंटेड बाई जेली हो गया। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आर्मर इन अंडरग्राउंड केबल गिव्स प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ वाटर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्क्रीनिंग, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉइस्चर। क्या होगा? आर्मर हमेशा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्क्रीनिंग फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम शीथ इज ऑलवेज मोर, इक्वल, लेस, हायर देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी। स्क्रीन फैक्टर क्या होता है मालूम है? 0.1। हाँ 0.1 तो ठीक है, 0.1 ही होता है। एल्यूमिनियम के लिए हम लोग 0.1 ही लेके चलते हैं, लेकिन हमारे स्क्रीन फैक्टर बोलते किसको है? स्क्रीन फैक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए 0.4 है, सिग्नल के लिए 0.4, हमारे लिए 0.1 है, सिग्नल के लिए 0.4 है। बट ये स्क्रीन फैक्टर होता क्या है?
दिखाता हूँ आपको स्क्रीन फैक्टर किसको हम लोग बोलते हैं। स्क्रीन फैक्टर एक रेशियो है। आप केबल में, हाँ देखो यहाँ पे सामने ही है, इसमें एक रेशियो काम करता है। उस रेशियो का देखो सिग्निफिकेंस क्या है, आपको दिख पा रहा है यहाँ पे। स्क्रीन फैक्टर किसको बोलते हैं? वोल्टेज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक शीथ डिवाइडेड यानी और बाई वोल्टेज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ मेटल शीथ। तो ये जो दो चीज आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है कि इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस, इन्हीं का रेशियो हम लोगों को देखना है। और 0.1 कैसे आता है? क्योंकि जो इन प्रेजेंस में मेटलिक शीथ में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, लॉन्गिट्यूडनल इंडक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कम होगा। और जो एब्सेंस यानी जब वहाँ पे कोई अर्थिंग का ऑप्शन नहीं है और शीथ वगैरह इस्तेमाल हमने नहीं किया है, वहाँ पर जो इंडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो ऊपर की वैल्यू जनरली जो हमारा इन प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज क्या होला, रिड्यूस होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए। तो ऊपर का वैल्यू हमेशा अगर कम रहेगा, नीचे की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि स्क्रीन फैक्टर जो होगा हमारा 1 से कम ही होगा, है ना। क्योंकि वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक शीथ, और इन एब्सेंस उसकी अनुपस्थिति में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा ऊपर वाला वैल्यू कम होगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू अगर कम है, क्योंकि इंडक्शन कम होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ शीथ, और नीचे की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जब भी रेशियो आएगा वो लेस देन यूनिटी ही आएगा, हमेशा 1 से कम आएगा। तो हम लोग जो केबल डिजाइन करते हैं उसमें मेटालिक शीट मतलब जब वो मेटालिक शीट अर्थ होगा तब सर ना? हाँ, अर्थ करेंगे ना, रहेगा तभी तो करोगे। अगर नहीं है, बिल्कुल भी अनसील्डेड है और उसमें कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको आप अर्थ कर पाए, तो फिर तो वो एब्सेंस वाला ही कंडीशन वहाँ पे फुलफिल हो रहा है, प्रेजेंस वाला तो हम ले ही नहीं सकते। तो ये केबल हमारी दोनों तरह की हो सकती है ना, बिना मेटेलिक शीथ वाली और मेटेलिक शीथ वाली है। तो हम इंड्यूस वोल्टेज को वो ग्राउंड कर दें तो वो वैल्यू 0 मतलब कम होने लगेगी। तो जो फैक्टर निकल के आता है, जो रेशियो निकल के आता है, वो देखा गया एल्युमिनियम के केस में कि जब इन प्रेजेंस ऑफ जो मेटेलिक शीथ है वहाँ पर जो हमारी जो इंडक्शन का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो हमारे केस में चूंकि हमारे यहाँ 25,000 वोल्ट पे जब हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पर 87.5 वोल्ट बनता है, 87.5 वोल्ट पर किलोमीटर, है ना। ये हमारा इंडक्शन का लेवल है। तो अब हम लोग ये इन प्रेजेंस ऑफ इंडक्शन यानी 25,000 वोल्ट का जो हमारा 25,000 वोल्ट का जो OHE लाइन है, उसके द्वारा जो लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा इंडक्शन लेवल है वो 87.5 वोल्ट पर किलोमीटर होता है इन एब्सेंस ऑफ मेटेलिक शीथ वाले कंडीशन में। लेकिन अगर हम लोग उस पर अगर मेटेलिक शीथ वाला केबल इस्तेमाल करें तो 8.75 वोल्ट पर किलोमीटर हो जाता है ये, यानी हमारा जो स्क्रीन फैक्टर है वो कितना हो गया? 0.1। अब समझ में आया 0.1 कहाँ से आता है ये? तो एल्युमिनियम के केस में हमारे कंडीशन में हम लोग ये इस तरीके का कहानी लेके चलते हैं। फैक्टर वो 0.1 है, मतलब ये पहले से टेस्टेड है, 0.1 है। बट हमारे रेलवे के केस में क्या है, 25,000 वोल्ट जब हम लोग OHE जहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी अलोंग द ट्रैक केबल जा रही है 6 वाट की, वहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल हमारा जो इंडक्शन लेवल है वो 87.5 वोल्ट पर किलोमीटर है। बट चूंकि वो स्क्रीन फैक्टर का वहाँ पर एक कैलकुलेशन बिठा के रखा गया है, क्योंकि हमारे केबल में 3 लेयर की अर्थिंग हमने या मेटेलिक कनेक्टिविटी दे रखी है जिसको हम अर्थ कर सकते हैं, तो हम उस वैल्यू को कहाँ तक डिग्रेड करा देते हैं? 8.75 वोल्ट पर किलोमीटर पे। तो हमारा जो
एल्यूमिनियम इस्तेमाल हो रहा है, 6 कॉर्ड केबल इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे स्क्रीनिंग फैक्टर चूँकि 0.1 है, इसलिए हम लोग 87.5 वोल्ट को 8.75 वोल्ट तक रिड्यूस करा देते हैं। और हमारे सर्किट में एक कहानी और है कि हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा इंडक्शन लेवल है वो हमारे टेलीकॉम इंस्टॉलेशंस के लिए 150 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से एक फार्मूला निकल के आया था कि 17 किलोमीटर पे हम लोग इस 17 किलोमीटर हर 17 किलोमीटर के बाद एक आइसोलेशन ट्रांसफार्म अगर हम लोग प्लेस कर दें तो ये 150 वोल्टेज आगे नहीं बढ़ पाएगा। पढ़ा था थोड़ा बहुत पहले ये चीज़। हाँ, तो मैक्सिमम जो एक्यूमुलेशन है वो 150 वोल्ट होना चाहिए, है ना। तो वो 150 वोल्ट के आगे वो नहीं बढ़े, इसके लिए हम लोग 17 किलोमीटर पे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्लेस करते हैं। बट ये 150 वोल्ट और 17 किलोमीटर का फार्मूला ये कैलकुलेशन कहाँ से निकल के आता है? इसी 8.75 से निकल के आता है। बट ये 8.75 कहाँ से आता है? इस 87.5 वोल्ट पर किलोमीटर से आता है। जो लॉन्गिट्यूडनल इंडक्शन हमारी केबलों के ऊपर आ रहा है और उसका स्क्रीन फैक्टर 0.1 है, तो हम लोग 87.5 को 87.5 वोल्टेज को 8.75 पर रिड्यूस कर पाते हैं और एक्यूमुलेट होता जाता है। तो 150 वोल्ट जैसे ही पहुंचेगा 17 किलोमीटर के रेंज में, हम वहाँ पर एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगा देंगे। और ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर पहले केबल हट में या जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट होते थे पहले हम करते थे। अभी भी ज़रूरत पड़ती है, अगर इंडक्शन लगता है कि प्रभाव ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिलता जुलता एक थ्योरी थी इससे। और यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी है ना, नीचे इस लाइन में लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग फैक्टर इज नॉर्मली लेस देन यूनिटी। अभी लेस देन यूनिटी होने का रीज़न ही यही है कि जब इंडक्शन का जो लेवल होगा, वोल्टेज जो इंडक्शन हम माप रहे हैं, प्रेजेंस में जो मापेंगे वो जाहिर सी बात है कम होगा, एब्सेंस में हमेशा ज़्यादा होगा। तो रेशियो हमेशा 1 से कम ही रहना है। सिग्नल में 0.4 है, अब 0.4 है इसका मतलब कि जो ये रेशियो है वहाँ पर थोड़ा सा हायर साइड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर हमारा, हाँ ये तो स्क्रीन फैक्टर 0.1 हो ही गया, हमने लेस कर दिया इसको। ठीक है, 19 नंबर है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस इंड्यूस वोल्टेज। थोड़ी देर पहले हमने थ्योरी में ये चीज़ देखी ना कि 17 किलोमीटर के बाद हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर डालते हैं जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसको रिड्यूस करने के लिए। मैक्सिमम परमिसिबल इंड्यूस्ड वोल्टेज इन अंडरग्राउंड टेलीकॉम केबल, आ ही गया क्वेश्चन ये 20वां नंबर, 150 वोल्ट। ठीक है, द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन अंडरग्राउंड केबल ड्यू टू कैटनरी पर किलोमीटर। वापस आ गया ये क्वेश्चन। 87.5 तो था, बट हमने चूंकि केबल जो इस्तेमाल किया है उसका स्क्रीन फैक्टर 0.1 है, इसलिए हमारा जो इंडक्शन लेवल होगा पर किलोमीटर वो 8.75 होगा। ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आया ना? एक ही थ्योरी में चारों क्वेश्चन कैसे कवर हो गए? जी सर। हाँ, तो 8.75 ये फिगर याद रखिएगा हमारे टेलीकॉम के लिए, जहाँ स्क्रीन फैक्टर 0.1 होता है वहाँ पर 8.75 का आपको कैलकुलेशन निकल के आएगा। बट वो 87.5 वोल्टेज होता है, वो भी याद रखिएगा। द ट्रांसमिशन लॉस इन 0.9 mm कंडक्टर डायमीटर क्वाड केबल। आसान है, कितना होता है लॉस? 0. इसमें लोडेड अनलोडेड नहीं दिया सर? नहीं दिया है, तो आज के डेट में हम लोग अनलोडेड केबल ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मान के चलेंगे। ठीक है ना? अब हम लोग जनरली वीएफ रिपीटर वगैरह इस्तेमाल कर नहीं रहे। अब वीएफ रिपीटर में भी जो कन्वेंशनल में लोडिंग करते थे, जब इक्वलाइजर एम्पलीफायर आया तो आपने पढ़ा होगा, इक्वलाइजर एम्पलीफायर आने का सबसे बड़ा फायदा क्या था कि लोडिंग सेक्शन हमारे हट गए, हमें लोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इक्वलाइजर एम्पलीफायर में जब लोडिंग नहीं करना पड़ा तो वहीं से अनलोडेड की कहानी शुरू हो गई। और जब हम लोगों ने OFC बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल या जो भी है, तो उसमें लोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, अनलोडेड केबल ही इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इन जनरल हमारे लिए अभी अनलोडेड ही चलेंगे 470 ओम का, वहाँ पर लॉस हमारा 0.63 ही dB ही रखेंगे। अगर लोडिंग लिख दिया तब फिर आपको ध्यान रखना है, नहीं लिखा है तो अनलोडेड ही मान के चलना है। चलिए 23 नंबर आते हैं। 1.5 millimeter diameter conductor quad cable is used when the distance between the block sections is more than 25 किलोमीटर। कल ही हम लोगों ने देखा था। इंसुलेशन रेसिस्टेंस बिटवीन ईच कंडक्टर इन ए क्वाड शैल नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए? 100 मेगा ओम पर किलोमीटर। 100 मेगा ओम पर किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये टेलीकॉम हैंडबुक है। मैंने कल भी आप लोगों से कहा कि भाई इसको ज़रूर पढ़िए। टेलीकॉम हैंडबुक कहाँ गया? चलो हाँ ये रहा। इसमें आप इंसुलेशन टेस्ट एक 6 क्वाड का टेबल दिया हुआ है। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार देखता हूँ मिलता है तो। हाँ यहीं पर होगा कहीं आसपास में ये टेबल। इस तरीके के जो टेबल दिए हैं ना टेलीकॉम हैंडबुक में, एक बार आप लोग जरूर इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने देखा है लगभग इन्हीं से टेबलों के ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो ना, आप 0.63 का अगर पूछे, अभी हमने क्वेश्चन कौन सा देखा था, क्वाड केबल का 0.9 का, तो वहाँ पर कुछ और था, लेकिन अगर 6.3 का 0.63 का पूछ रहा है तो 5000 है। तो ऐसे से अलग अलग हैं इसमें, है ना। टेबल में ही आपको ये चीज़ दिखेगी कि 0.63 है तो 5000 है, बट 0.9 है तो यहाँ पे दिया हुआ है इंसुलेशन रजिस्टर ऑफ द पेट कॉर्ड ग्रेटर देन 100 मेगा ओम पर किलोमीटर, और 1.4 का भी है तो 100 मेगा ओम पर किलोमीटर। तो ये वाला जो टेबल है, इस तरीके का जो टेबल जहाँ भी दिया होगा, ये आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट ले ही रहे हैं। देखो नीचे भी एक टेबल दिया हुआ है, इसमें भी 6 क्वाड के बारे में दिया हुआ है, जो ग्रेटर देन 100 मेगा ओम पर किलोमीटर विथ 100 वोल्ट मेगर, है ना। तो ये कंडीशन है 100 वोल्ट मेगर का, यानी आफ्टर द लेड केबल लेइंग हो चुकी है, उसमें हम लोग 100 वोल्ट मेगर से टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स मोर देन 100 मेगा ओम आना चाहिए, ठीक है ना। चलो हो गया। इंसुलेशन रेसिस्टेंस बिटवीन ईच कंडक्टर इन ए क्वाड शैल नॉट बी लेस देन 100 मेगा ओम पर किलोमीटर। 500 दिया हुआ है, 5000 अगर दिया होगा तो वो होता है 0.63 mm डायमीटर केबल के लिए। कलर कोडिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ क्वाड नंबर 5। क्वाड नंबर 5 में कौन सा कलर होगा? होगा। ये पहले भी एक बार पूछा हुआ है, पिछले वाले एग्जाम में देखा था हमने। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ए क्वाड केबल अगेन 470। मिनिमम डिस्टेंस टू बी मेंटेन बिटवीन द OHE मास्ट एंड द केबल कितना होना चाहिए? और यार्ड में जहां ये पॉसिबल नहीं है वहां 3 मीटर है नहीं। यहाँ पे इस चीज़ को पढ़िएगा आप लोग। OHE का एक यहाँ पे दिया हुआ है, सर्च करके दिखाता हूँ आपको। कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, आई थिंक डिस्टेंस का इसमें नहीं दिया है, मैनुअल में दिया है। मैनुअल में देख लेते हैं, 1 मिनट। मैनुअल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 1 मीटर लिखा हुआ है, बट रेफरेंस देखना जरूरी है। लिखी हुई चीज़ों पे इतना ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ से हम देख रहे हैं वो ऑथेंटिक जगह से लिखी मिली है कि नहीं।
है ना। नहीं तो ऐसे हम लोग कुछ भी अगर मानते हैं तो कल के कोई कह भी देगा कि कहाँ से पढ़े। देखो यहाँ पे लिखा है ये पेज नंबर 126 में कि एज ए रूल मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 5.75 मीटर शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन द OHE मास्ट एंड द केबल, बट इन यार्ड्स वेयर ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस रूल मे बी डिफिकल्ट। मतलब वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर शैल बी मेंटेन्ड इंश्योरिंग दैट। OFC के केस में है ये, देखो OFC के केस में ये 1 मीटर है और वो HDP पाइप में होना चाहिए। तो आपने जो 3 मीटर पढ़ा है वो ठीक है, बट ये OFC के केस में ये लाइन लिखी हुई है कि मिनिमम 1 मीटर का डिस्टेंस हमारा होना चाहिए और OFC जो होगी HDP पाइप के अंदर ही बिछी होनी चाहिए। तो ये OFC के कंडीशन में ये लाइन ध्यान रखिएगा। केबल का डेप्थ, केबल का डेप्थ का केबल का डेप्थ का कुछ है 0.5 मीटर है और 1.5 मीटर है, क्योंकि वो डेप्थ ट्रेंच की डेप्थ के हिसाब से फिर उसका दूरी निर्धारित करना है। नहीं जनरली एक मीटर क्यों नहीं करते हैं, यार्ड वगैरह में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो केबलें होती हैं तो हम बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते, तो उस केस में हम लोगों को 3 मीटर तो दूर रहना ही है। बट वो ट्रेंच की डेप्थ है 0.5 मीटर से अधिक होनी चाहिए। सर ये HDP पाइप, ये डक्ट पाइप के बारे में? हाँ, हाई डेंसिटी जो HDP पाइप जो हम लोग OFC के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डिस्टेंस वाला एक बार मैं वापस देख के कंफर्म करूंगा, है ना। वो है उसमें 3-4 कंडीशन है। हाँ 3-4 कंडीशन है उसमें, 0.5 मीटर से ज़्यादा, 0.5 मीटर से कम। वो केबल लिंक प्रैक्टिस का जो नोट्स है ना उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है। टिन्ड कॉपर ब्रेड इन RTSF ज्वाइंटिंग किट। तो RTSF ज्वाइंटिंग किट कहाँ इस्तेमाल होता है? 6 कॉर्ड के लिए। तो 6 कॉर्ड के लिए जब इस्तेमाल हो रहा है RTSF किट, अब रेलवे बोर्ड के मैनुअल में लिखा हुआ है कि हमेशा 6 कॉर्ड केबल की ज्वाइंटिंग के लिए RTSF किट ही इस्तेमाल करना है, और उस किट में जो टिन कॉपर ब्रेड है वो इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यूटी देने के लिए एल्यूमिनियम स्क्रीन के साथ में, दोनों एंड पे, है ना। तो ये जो प्रोवाइड कंटिन्यूटी बिटवीन द स्क्रीनिंग ऑफ बोथ केबल्स, स्क्रीनिंग मतलब एल्यूमिनियम स्क्रीन जो है उसको कंटिन्यूटी देने के लिए सेकेंड लेयर ऑफ अर्थिंग प्रोटेक्शन हम लोग टिन्ड कॉपर ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। और ये मैनुअल में आप पढ़ेंगे तो इस तरीके के टिन्ड कॉपर ब्रेड हम लोगों को पैरेलली एल्यूमिनियम के साथ में कंटिन्यूटी देने के लिए इस्तेमाल करना है। इसी थ्योरी के हिसाब से हम लोगों को वहाँ पर एल्यूमिनियम स्क्रीन को कंटिन्यूटी देनी पड़ती है। टेलीकॉम केबल का जो नोट्स है इरिसेट का, उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है कि पैरेलली हम लोगों को स्क्रीन्ड करना है टिन कॉपर ब्रेड से। टेलीकॉम हैंडबुक में भी लिखा हुआ है ये लाइन पढ़ लीजिएगा बाद में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से जो RTSF किट यानी 6 कॉर्ड केबल की ज्वाइंटिंग के संदर्भ में बातें हो रही हैं, तो हम लोगों को टिन्ड कॉपर ब्रेड एल्यूमिनियम स्क्रीन को कंटिन्यूटी देने के लिए इस्तेमाल करना है दोनों तरफ, है ना। 29 नंबर बढ़ते हैं आगे। इंड्यूस्ड वोल्टेज इन 6 कॉर्ड केबल इज एलिमिनेटिंग बाई अर्थिंग। देखो अब टिन्ड कॉपर ब्रेड का क्वेश्चन आया तो जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम स्क्रीन की बात हो रही है, तो एल्यूमिनियम स्क्रीनिंग ही इसका आंसर होगा। अर्थिंग करके हम लोग इंड्यूस वोल्टेज को वहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, टिन कॉपर ब्रेड का कंटिन्यूटी दे रहे हैं, उसको बाद में ले जाके अर्थ भी कर रहे हैं। एटेन्यूएशन ऑफ 3 dB कॉरस्पॉन्डिंग टू कितना पावर लॉस होगा? इनपुट, हाँ इनपुट पावर का 50% अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो 3 dB का लॉस होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल ड्रम लेंथ 3 किलोमीटर। 32 नंबर क्वेश्चन है द लॉस ऑफर्ड बाय द मैकेनिकल स्प्लाइसिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज लेस देन। यहाँ पर 5 लेंगे ना, 0.5 लिखेंगे।
लॉस ऑफर्ड बाय ए फ्यूजन स्प्लाइस ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल सेल नॉट। फ्यूजन स्प्लाइसिंग के बारे में पूछ रहा है, कितना कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 0.2। OTDR ट्रेस का वर्टिकल एक्सिस, जो OTDR जो ट्रेस बनाता है उसका जो वर्टिकल एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिटर्न पावर को। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस? डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन से मिलता जुलता है, हम लोग लिखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस है वो डिस्टेंस को मैनेज वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। वर्टिकल एक्सेस रिटर्न पावर को करता है। ठीक है। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर एमिटिंग पावर एट 0 dBm कितना मिलीवॉट? 1 मिलीवॉट। 1 मिलीवॉट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन याद है हम लोग लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे, वो था रिसीवर सेंसिटिविटी ऑफ एनी इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एट शॉर्ट हॉल वेवलेंथ। हाँ, शॉर्ट हॉल वेवलेंथ पे जो ट्रांसमीटर रिसीवर सेंसिटिविटी जो होती है वो -28 dBm होता है ना। तो रिसीवर सेंसिटिविटी मैं यहीं पे लिख देता हूँ फॉर शॉर्ट हॉल, है ना, यानी 1310 नैनोमीटर। तो वहाँ पे S1.1 एक हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं, या नम बताते हैं यहाँ पे -28 dBm है। तो वो जो देखिएगा वो पेपर बाद में आप लोग मार्क कर लीजिएगा उसको। आई थिंक जयपुर या बड़ौदा वाले में किसी में एक में पूछा था, या SWR वाले में था, वो त्रिवेंद्रम वाले में था ना। हाँ, तो कर लीजिएगा वहाँ पे -28 dBm कर लीजिएगा। और लॉन्ग हॉल के लिए जो है वो -33 है। और ये यही दिया हुआ है, टेलीकॉम हैंडबुक में भी दिया हुआ है, इस चीज़ को वहाँ देख लीजिएगा। तो मैंने शॉर्ट हॉल की जगह पे यहाँ 1310 लिख दिया है, लॉन्ग हॉल में वहाँ पे -33 dBm होगा। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोड्स जनरेटेड बाय 2 डिजिट इनकोडर कितने होंगे? 99। देखो सवालों शब्दों का हेरफेर है, ये आप यहाँ पर DTMF समझ सकते हो। हेडक्वार्टर इक्विपमेंट की तरफ में हमेशा इनकोडिंग होती है और DTMF डिकोडर होता है वे स्टेशन की तरफ में। तो इनकोडर के हिसाब से ये क्वेश्चन, यानी हेडक्वार्टर इक्विपमेंट के हिसाब से पूछ रहा है। 99 स्टेशन हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। फ्यूजेज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई वोल्टेज या हाई करंट, या हाई करंट। चलो, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन क्रिटिकल एंगल इज मोर देन द इंसिडेंट एंगल। जो लाइट होती है वो वापस वो उसी माध्यम में लौट आती है और फिर वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है। सैम्पलिंग रेट का क्वेश्चन है, FS, हाँ, 2 times, twice of the maximum high available frequency। 40 नंबर 30 चैनल PCM बिट रेट कितना? 2048 kbps। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली डिस्चार्ज सेल कितना होगा? 1180। और फुली चार्ज का 1220। चलो, वर्किंग वोल्टेज और PT फोन, ये प्रेस टू टॉक फोन के बारे में कह रहे हैं यहाँ पे। 3 वोल्ट होगा स्पीकिंग बैटरी। वॉकी टॉकी सेट में कितना पावर? 5 वॉट हो गया। चलो देखो, ऐसे ही सवाल है, ये बहुत पेपर आसान दिया था। सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंक्रीज। सेल्स को पैरेलल में करंट बढ़ता है, और अगर वोल्टेज के लिए कहता तो सीरीज हो जाता वो। हाँ, वोल्टेज ऑफ फुली डिस्चार्ज लीड एसिड सेल कितना होगा? 1.8 वोल्ट। दोबारा पूछ दिया ये। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ऑफ LMLA सेल, ये तीन कंडीशन है। जब फ्लडेड लीड एसिड सेल कहेगा, हाँ, जब सुनो,
फ्लडेड लीड एसिड सेल कहेगा तो 80%, और LMLA है 70% और वर्ला है 50%। आई थिंक डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज यहाँ दिया हुआ है, देखो ये 8 नंबर पॉइंट जो है लीड एसिड सेकेंडरी सेल का टेलीकॉम हैंडबुक का पेज है, इसमें लिखा है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए फ्लडेड टाइप LA सेल यानी लीड एसिड सेल 70%, LMLA है जो लो मेंटेनेंस लीड एसिड सेल है उसका 80% है और वर्ला का 50% है। तो ये यहाँ से याद रखिएगा, ये जो पूरा पैराग्राफ है 7.2 वाला जो है लीड एसिड सेकेंडरी सेल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है ना। इससे हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। चलिए, तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज के 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ से कर पाएंगे। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज LMLA सेल दिया हुआ है, हमने अभी पढ़ा 80%, फ्लडेड का 70, LMLA का 80 और वर्ला का 50। ठीक है, चलो 70, 80, 50। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज LA सेल 1.220 है ना। फुली चार्ज लीड एसिड सेल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.220 है और फुली डिस्चार्ज का 1.880 है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो फुली डिस्चार्ज। ठीक है, आगे चलते हैं। SIP स्टैंड्स फॉर सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। आसान है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? IP वर्जन 4 में कितने बीट? 32। IP वर्जन 6 में कितने बीट? 128 बीट। मैक एड्रेस में कितने बीट? 48 बीट। कौन से IP एड्रेस को रिजर्व रखा गया है लूपबैक एड्रेस या लोकल होस्ट एड्रेस के नाम पर? 127.0.01। ये देखो दोनों दिया 127 में, तो जो 0.0.0 जो 1 है इसको हम लोग लूपबैक एड्रेस बोलते हैं या लोकल होस्ट के लिए रिजर्व रखे हुए हैं 127.0.0.1। IP फोन आर ऑफन कॉल एज, ये पिछले दिन भी क्वेश्चन था, सिप फोन बोलते हैं। IP फोन को कनेक्ट किया जाता है लैन स्विच से डायरेक्टली टू द एक्सचेंज, कॉपर पेयर टू द एक्सचेंज, नॉन ऑफ द। कौन सा होगा इसमें? हाँ, जैसे IP फोन कह दिया Cat6 केबल का काम हो गया यहाँ पर, तो लैन स्विच से ही कनेक्ट होगा वो। चलिए, ये क्वेश्चन है एक्सचेंज से ही रिलेटेड। क्लिप CLIP स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। कॉलर लाइन आइडेंटिटी प्रेजेंटेशन। ये जो हम लोग जो कॉलर आईडी मिलती है वो इसी फैसिलिटी के थ्रू मिलती है, कॉलर लाइन आइडेंटिटी प्रेजेंटेशन के थ्रू। किसी भी फ़ोन पे जो कॉलर आईडी हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं उसके पीछे यही मेथड काम कर रहा है। PRI प्राइमरी रेट इंटरफेस। व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? फायरवॉल क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में? अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए जो सिस्टम काम करता है वो फायरवॉल है कंप्यूटर नेटवर्क में। और फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह के होते हैं। DHCP का फुल फॉर्म क्या होगा? डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। कॉन्फ़िगरेशन, मिलते जुलते सब शब्द रहेंगे, C से कंट्रोल भी होगा, कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP का फुल फॉर्म है। DNS का वापस आ गया, देखो डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। राउटर किस लेयर में ऑपरेट होता है वैसा ही रेफरेंस मॉडल के? और नॉर्मल स्विच, ट्रेडिशनल स्विच हमारा लेयर 2 में। जीमेल सर्विसेज
एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर में। और जो भी बीट स्ट्रीम या जो ट्रांसमिशन केबल होता है वो कौन से लेयर में है? लेयर 1। लेयर 1 फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर है। हाँ चलिए ओके। अभी मैक एड्रेस का भी पूछ रहा है। मैक एड्रेस का आपने थोड़ी देर पहले ही बताया, 48 बिट होता है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? राउटर, फायरवॉल, गेटवे, मॉडेम? फायरवॉल है। हाँ फायरवॉल ऐसा है जो हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है। फायरवॉल हार्डवेयर भी इस्तेमाल होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड? अब इसमें पिंग कमांड का काम पूछ रहा है। टू टेस्ट अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल और नॉट, है ना। हम लोग डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर पिंग का इस्तेमाल करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। ठीक है। क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होगा? क्लास सी नेटवर्क का 0। डेटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस कैन अकर इन ए, ये ऑप्शन बताइए जरा। ऑल ऑफ द एबव। डेटा फ्लो दो डिवाइसेस के बीच में इन तीनों मोड में से किसी भी मोड से हो सकता है। सिंपलेक्स से भी हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स से भी हो सकता है, फुल डुप्लेक्स से भी हो सकता है। आईपी एड्रेसिंग स्कीम फॉर रेलनेट पब्लिक है कि प्राइवेट है या दोनों है? रेलवे का प्राइवेट है, क्योंकि हम लोग 10 डॉट की सीरीज इस्तेमाल करते हैं और 10 डॉट की सीरीज प्राइवेट आईपी सीरीज है। MPLS कौन सी स्विचिंग है? पैकेट स्विचिंग है। और MPLS OSI रेफरेंस मॉडल के कौन से लेयर पर काम करता है? 2.5। MPLS में जो हेडर है उसका साइज क्या है? 32 बिट या 4 बाइट। ठीक है। तो MPLS से मिलते जुलते यही 2-3 सवाल अभी आपके केस में आएंगे। हेडर की साइज क्या है? MPLS पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है, ठीक है। MPLS OSI रेफरेंस मॉडल के किस लेयर पे काम करता है? फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉटेड फॉर VHF। VHF का क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने इतने बार कर रखा है। अभी यहाँ पे 146 का ही दिया है, 174 दिया है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यही रखते हैं। बट यहाँ पे देखो 176 भी पूछा हुआ है। अभी 176 और 174 में लोग कंफ्यूज होके गलती कर सकते थे। एवरेज रेंज ऑफ वॉकी टॉकी सेट कितना किलोमीटर? 1 से 2 किलोमीटर है। मोटरोला 5 वाट वॉकी टॉकी सेट में कौन सा एंटीना इस्तेमाल होता है? वीप तो होता है, लेकिन वीप ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पर हेलिकल होगा। ठीक है। हेलिकल किसको बोलते हैं? देखो इसको बोलते हैं। ये जो एंटीना आप देख रहे हो ये सब हेलिकल एंटीना है। देखा है निकालने के बाद कभी कभी ऐसा दिखता है। हाँ, तो ये जो एंटीना है इसको हेलिकल एंटीना बोलते हैं। तो मोटरोला मॉडल दे दिया है। मोटरोला के जो सेट आप देखोगे तो उसमें वीप भी आने लगे हैं, बट पहले हम लोग ऐसे ही ज़्यादातर एंटीना देखते थे। तो ये हाँ तो ये वीप और हेलिकल ही मिलेंगे आपको। वीप और हेलिकल टाइप के ही आपको एंटीना मिलेंगे। तो वीप एंटीना भी लिखा रहता है ऑप्शन में। हेलिकल यहाँ दिया है, वहाँ यहाँ वीप नहीं दिया। चलिए ठीक है। फ्रीक्वेंसी अलॉटमेंट फॉर गार्ड ड्राइवर कम्युनिकेशन बहुत ही आसान है, 161.150 है ना। अच्छा, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज दोनों दिया है, तो ये ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन में मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज दोनों दिया है। WPC वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और साकफा का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड ऑथराइज्ड एलोकेशन। हाँ, साकफा का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एडवाइजरी कमिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी एलोकेशन। अभी कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट बाय AIT नॉमिनेटेड स्टाफ, ये भी पैटर्न पुराना है, 1 in 15 days। और
AST DST सीनियर DST कितने दिन में करेंगे? क्वार्टरली करेंगे। और JEE SSC मंथली करेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे जो अलग दिया है, वूफर के बारे में पूछा है कि वूफर रिप्रोड्यूसेस विच फ्रीक्वेंसी रेंज। वूफर जो होता है ना, वो हमेशा 2 किलोहर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी के लिए होता है ना। लेकिन जो सब वूफर होता है, वो सब वूफर यहाँ काम करता है। सब वूफर हायर नोट्स पे काम करता है, यानी 2 से 20 किलोहर्ट्ज के नोट्स पे सब वूफर काम करता है। तो वूफर और सब वूफर में शब्दों का ध्यान रखिएगा, कौन सा पूछ रहा है ये। ठीक है ना। वूफर लोअर नोट्स पे काम करता है, यानी 2 किलोहर्ट्ज से कम वाले फ्रीक्वेंसी पे इसका काम है। और सब वूफर जो होता है वो हायर नोट पर काम कर रहा है, यानी 2 से 20 किलोहर्ट्ज का इस पे काम कर रहा है, क्योंकि हमारा जो सुनने की जो क्षमता है वो 20,000 हर्ट्ज है। बेस जो है वो किस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है? लो फ्रीक्वेंसी को। हाँ, और ट्रिबल हाई फ्रीक्वेंसी को। हाँ, तो ये 3 क्वेश्चन पीए सिस्टम से अभी कुछ नया मिला हमें, वूफर, बेस और ट्रिबल के ऊपर। ठीक है, चलिए। वोल्टेज मैचिंग में सभी स्पीकर सीरीज, पैरेलल, ऑलवेज पैरेलल, है ना। यहाँ पे जो पैरेलल है ये ऑलवेज कहेंगे इसको, यानी बिना इसके कनेक्ट हो ही नहीं सकता, ऑलवेज ही रहना है। पिछले बार एक क्वेश्चन आया था, वो इम्पीडेंस मैचिंग का टर्मिनल पूछा था। यहाँ पे वोल्टेज मैचिंग के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर इम्पीडेंस मैचिंग लिखा होता तो कौन सा ऑप्शन सही होता है यहाँ पे? कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल का। नहीं, ढंग से पढ़ो। कॉम्बिनेशन में होता है, तो ऑप्शन क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो मैं यहीं पर साइड में लिख देता हूँ। इम्पीडेंस मैचिंग में ऑल कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल होते हैं ना, जो ऑल ऑफ 3 ऑप्शंस इस्तेमाल होते हैं। तो कॉम्बिनेशंस भी इस्तेमाल होते हैं, सीरीज में भी इस्तेमाल होता है, पैरेलल में भी होता है। बट वोल्टेज मैचिंग में हमेशा ही पैरेलल होता है, उसमें सीरीज होता ही नहीं है। ठीक है। एक्सेप्टेबल अर्थ रेसिस्टेंस वैल्यू एट बस बार कितना मिलना चाहिए हमें? लेस देन 1 होना चाहिए। अब ये इससे एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, MEEB SEEB के बीच में कितना स्क्वायर mm का हम लोगों को केबल इस्तेमाल करना है। एक मैं दिखाता हूँ। हाँ, 35 है, 16 हम दिखाते हैं। 16 ये जो टेबल है आपको जो दिख रहा है सामने, पेज नंबर 62 में टेलीकॉम हैंडबुक का, ये पेज से क्वेश्चन रहता है। देखो, ये 4 कैटेगरी बनी हुई है ना। तो इक्विपमेंट से जो SEEB भी है, जो हमारा सब इक्विपोटेंशियल अर्थ बस बार है, वहाँ पर 10 स्क्वायर mm का है। उल्टा चल रहा है, हम लोग इक्विपमेंट की तरफ चल रहे हैं। तो इक्विपमेंट से जो हमारा सब इक्विपोटेंशियल अर्थ बस बार है, वहाँ तक 10 स्क्वायर mm की कनेक्टिविटी केबल इस्तेमाल करेंगे। SEEB से मेन जो अर्थ हमारा जो पिट है, वहाँ तक जो केबल जा रही है वो 16 स्क्वायर mm की होगी, है ना। तो क्वेश्चन ज़्यादातर 16 स्क्वायर mm वाला और यही जनरल इसी का पूछता है। और जो MEEB है और मेन अर्थ इलेक्ट्रोड है, वहाँ पर 35 स्क्वायर mm का है। तो इस तरीके से 3 सेक्शन बने हुए हैं। मेन अर्थ इलेक्ट्रोड से हमेशा मेन इक्विपोटेंशियल अर्थ बस बार ही कनेक्ट होता है और वो 35 स्क्वायर mm का है। फिर मेन इक्विपोटेंशियल से जो सब इक्विपोटेंशियल है वो 16 स्क्वायर mm का होगा। और सब इक्विपोटेंशियल से जो इक्विपमेंट है, इंडिविजुअल इक्विपमेंट जो हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, वो
10 स्क्वायर mm का होगा। तो 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी याद रखिएगा, इन्हीं 3 में से किसी एक पर क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से 35 किस के लिए, 16 किस के लिए, 10 किस के लिए, तो ये हैंडबुक में है, आप चाहते इसको बाद में रेफरेंस के तौर पर देख लीजिएगा। चलिए, पीडीमक्स में पूछ रहा है कि कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इस्तेमाल होती है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, क्या स्पीड होती है उसकी? जो लाइट की स्पीड होती है वही ईएम वेव्स की स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये 10⁵ लिख देगा तो किलोमीटर कर देगा उसको। टीचर ऑप्शन अगर चेंज करना चाहे तो किलोमीटर में पूछ सकता है, तो 10⁵ हो जाएगा वहाँ। मेजर एडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज, इसमें पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मेन एडवांटेज क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर। तो यहाँ पर एक टेक्निकल चीज याद रखिएगा, हाँ, लेस नॉइज, क्योंकि एसएनआर इज हाई। सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो होती है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हाई होती है एज कंपेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जब सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई है, इसका मतलब सिग्नल हाई है, यानी सिग्नल जब हाई है, नॉइज कम है, तो हमारा रिसेप्शन लेस नॉइजी होगा। तो रिसेप्शन इज लेस नॉइजी। ठीक है, 82 नंबर चलते हैं अभी हम लोग। विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू यूज फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। देखो डीम्ड शब्द इस्तेमाल किया गया है, SF2 होगा। SF1 में क्या होता है? सस्पेंशन होता है। SF3 में क्या होता है? सबसिस्टेंस अलाउंस जो है, निर्वहन भत्ता, वो SF3 में, SF3 पे स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए 50% जो पेमेंट हम देते हैं निर्वहन भत्ता के तौर पर, तो वो SF3 हो गया। और SF4 में क्या हो गया? मतलब कैंसिलेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन को रिवोक करना मतलब सस्पेंशन को कैंसिल करना है, तो SF4 इस्तेमाल होता है। तो ये चारों सस्पेंशन से ही रिलेटेड है। SF1 सस्पेंड करने के लिए, SF2 मतलब डीम टू बी सस्पेंशन, मतलब सस्पेंड समझा जाए इसके लिए, SF2 निर्वहन भत्ता दिया जाए नहीं दिया जाए उसके लिए जो क्लेम होता है वो SF3 है। और SF4 मतलब सस्पेंड को हटाने के लिए। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन अपॉइंटेड डायरेक्टली टू ए पोस्ट, ग्रेड और टाइम स्केल ऑफ पे कैन बी रिड्यूस्ड बाई वे ऑफ पनिशमेंट टू ए पोस्ट इन लोअर स्केल और लोअर ग्रेड विच ही नेवर हेल्ड बिफोर। अब इसकी अंग्रेजी थोड़ी लंबी है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके सुना देता हूँ इसको, कि कोई अगर व्यक्ति जिस पोस्ट पर नियुक्त होकर आया है, जो उसकी प्रथम नियुक्ति पद है, क्या उसको पनिशमेंट के द्वारा उससे भी नीचे वाले स्केल या ग्रेड पर उसको डाउनग्रेड किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। तो यह ऑप्शन होगा नो। कोई अगर TCM 3 में आया है अप्रेंटिस बन के, तो वो TCM 3 ही बन सकता है, कितना भी नीचे उसको ले जाओ, वो हेल्पर नहीं बन सकता। जो हेल्पर से आगे बढ़े हैं वो हेल्पर में वापस जा सकते हैं, बट हेल्पर से नीचे कुछ होता नहीं है। जो जेई में आए हैं, चाहे वो SSC बन जाएं, वापस जेई बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बट ऑफिसर्स में सीनियरिटी में ये होता है, सीनियरिटी में डाउनग्रेडेड हो सकते हैं। LDC के थ्रू अगर कोई AST बनते हैं या LDC के थ्रू अगर आप सेलेक्ट होके जा रहे हैं, तो उसमें डाउनग्रेडेड नहीं होंगे, क्योंकि वो सिलेक्शन पोस्ट है, वो आपने उसकी प्राथमिकताएं पास की हैं, इसलिए जो नियमित जो परीक्षा है वो पास की है, इसलिए आप उस पर जा रहे हो, तो वो एक तरह से फ्रेश हो गया आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। द नोटिस ऑफ फाइनल पेनाल्टी शुड बी साइंड बाई, किसके द्वारा साइन होना चाहिए? इंक्वायरी ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो ऑप्शन होगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है,
84 नंबर हो गया। 85 पे चलते हैं। द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनाल्टी अंडर D&A रूल्स। डिसिप्लिन एंड अपील रूल के अंदर इसमें से कौन सा नहीं आता है? सेंसर, वार्निंग, स्टॉपेज ऑफ पास यानी पास को स्टॉप कर देना, और इंक्रीमेंट स्टॉपेज यानी इंक्रीमेंट को स्टॉप कर देना। वार्निंग जो है ये पेनाल्टी नहीं है। सेंसर कौन सी पेनाल्टी में आता है? माइनर या मेजर? माइनर पेनाल्टी में। हाँ। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए पेनाल्टी ऑफ स्टॉपेज ऑफ पास और PTO, क्या रेलवे स्टाफ का प्रमोशन अफेक्ट होगा या नहीं होगा? अगर किसी को मान लो कि पेनल्टी लगी पड़ी है, पास PTO रुकी पड़ी है, तो उस केस में क्या उसके प्रमोशनल एवेन्यूज इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। प्रमोशन विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, याद रखिएगा ये। 87 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू होल्ड एन इंक्वायरी अंडर रूल 9 ऑफ द रेलवे सर्वेंट D&A रूल्स, रिमूवल एंड डिसमिसल कैन बी ऑर्डर्ड अंडर। जिस केस में, जिस कंडीशन में कोई जांच प्रक्रिया संभव नहीं है, उस केस में भी रिमूवल और डिसमिसल की जा सकती है। उसके लिए एक रूल है, रूल 14/2, रूल 14(2) बोलते हैं इसको। इसके माध्यम से रिमूवल और डिसमिसल की प्रक्रिया कराई जा सकती है बिना जांच बिठाए, बिना इंक्वायरी कराए। ठीक है, ये रूल 14(2) बहुत ही डेंजरस रूल है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कट पेंशनरी बेनिफिट्स। एक ही व्यक्ति है जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पेंशनरी बेनिफिट को कट कर सकते हैं, और वो हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। LAP शैल बी क्रेडिटेड टू रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, किस रेट से दी जाती है LAP? 2.5 दिन पर मंथ। ठीक है, ओके। LAP से जो मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन जैसे आता है, LAP कितने सैंक्शंस होती हैं, LAP ने एक बार में कितनी बार, अधिकतम कितने दिन की सैंक्शन हो सकती है? 180 डेज की। LAP कितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं? 300 + 15, बट उसमें से जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम लोगों को 300 दिन LAP का ही भुगतान किया जाएगा। और LAP होता कितना है, मतलब उसका कैलकुलेशन क्या कहता है? आपकी बेसिक और DA का, बेसिक और DA से कैलकुलेट होता है ना? बेसिक प्लस DA डिवाइडेड बाय 30, वो आपका 1 LAP डे हो गया, या 1 LAP जो भी उसके इक्विवेलेंट अमाउंट हो गया। बेसिक प्लस DA का उसमें 30 से डिवाइड कर दीजिए, वो 1 डे LAP हो गई आपकी। और वही 300 दिन जब मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग रिटायरमेंट के टाइम पे जो बेसिक और DA हमारा चल रहा होता है, उसमें 30 से डिवाइड करके जो वैल्यू आता है, उसमें 300 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम बनता है वो हमें रिटायरमेंट के टाइम पे दी जाती है। जब 90 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी अदर रूल, तो कौन सी लीव ग्रांट की जा सकती है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव की मैक्सिमम अवधि क्या है, कितने साल तक दी जा सकती है? 5 साल से ज्यादा की अगर छुट्टी लेनी हो तो कौन सक्षम प्राधिकारी है? अब हटा दिया था, उसको बाहर कर दिया। क्या हो गया? अब तो 5 से ऊपर वाला को ये रिव्यू हो गया, रिव्यू फ्रॉम समझिए सर। पहले था, अब तो हटा दिया था उसको। राष्ट्रपति के पास था पावर। पहले था सर, अभी सर लेटेस्ट ऐसा अपडेट हुआ था, कुछ देखा नहीं मैंने। चलो कोई नहीं। तो विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज? अच्छा हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है, ये भी याद रखिएगा ना। कोई पेमेंट नहीं, कोई छुट्टी, LAP नहीं, कोई LHAP नहीं, कुछ नहीं। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? कौन सी राजभाषा है भारत के संघ की? संघ की भाषा, राजभाषा हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट में, देवनागरी लिपि में है ना, स्क्रिप्ट को लिपि बोलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कब पास हुआ? 10/5/63। हाँ, 63 तो दिया है, 10 मई भी याद रखिएगा।
10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम 1963 लागू हुआ था। और संशोधित कब हुआ था? 1967। हाँ, तो इसी के संदर्भ में आप यह भी याद रखिएगा कि अमेंडेड इन 1967। धारा 3(3) कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1965। तो 63, 65, 67 ये 3 जो ईयर है ना, ये थोड़ा सा एक ही क्रम में आते हैं, तो ऐसा ही याद रखिएगा। 63 में 10 मई 1963 को अधिनियम लागू हुआ, 26 जनवरी 1965 को धारा 3(3) प्रभावी हुआ, और धारा 3(3) के अंतर्गत 14 तरह के जो जरूरी दस्तावेज हैं वो शामिल हैं, जिनको द्विभाषी रूप से जारी करना अनिवार्य है ना। और 1967 में ये संशोधित हुआ था, लैंग्वेज एक्ट जो है, क्योंकि 66 में वो तमिलनाडु वाली जो कहानी हुई थी, उसके बाद ये 1967 में लागू हुआ, और ये कहा गया कि तमिलनाडु पर ये लागू नहीं होगा, इसलिए तमिलनाडु एक्सेप्शन में चल रहा है आज तक। ठीक है, इसलिए आप कभी पढ़ोगे ना तो लिखा रहता है कि राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967। ठीक है, 93 चलते हैं। वाट आर ऑल द रीजन्स, इसमें भाषा क्षेत्र के आधार पर भारत को कितने भाग में बांटा गया है पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। क ख ग क्षेत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं ABC रीजन्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब XYZ 1 2 3 ABC, तो ABC रीजन है। हिंदी में क ख ग बोलते हैं, अंग्रेजी में ABC बोलते हैं। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। हाँ, ठीक है। व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ मीटिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। अब राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक पूछी गई है, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि कौन सा कार्यान्वयन समिति, मंडल स्तर का, जोनल स्तर का, नगर राजभाषा, कौन। लेकिन हम लोग अभी अपने डिवीजन के हिसाब से ही मान के चलेंगे, तो इसलिए क्वार्टरली लेके चलेंगे। नगर राजभाषा लिखा रहता है, यानी टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी लिखी होती तो 6 मंथ्स होता है, बट ठीक है, वैसा कुछ ऑप्शन है भी नहीं हमें। ठीक है ना। व्हाट आर द हिंदी कोर्सेस प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तीनों है। अब एक चौथा भी आ गया है, कौन सा? पारंगत आ गया है। ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़, दमन, दीव, दादर नगर हवेली कौन से रीजन में है? बी रीजन में है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? शुरुआत में कितनी थी? 14। शुरू 14 से ही हुई थी, बाद में अमेंडमेंट होता चला गया। पहले 21वीं संशोधन जब हुआ तो सिंधी आया, सिंधी के बाद फिर 71वां आया, उसमें से नमक जुड़ा, नमक के बाद फिर जुड़ा हमारा बोडोमास, वो 92वां संशोधन था। तो ये संशोधन भी थोड़ा सा एक बार याद रखिएगा आप लोग हिंदी से रिलेटेड में। 21वां में सिंधी जुड़ी भाषा के तौर पर, और 71वें में नमक है ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92वें में 92nd जो था संशोधन, उसमें बोडोमास बोलते हैं। बोडोलैंड, डोंगरी मास का हो गया, मणिपुरी, और नहीं मास से मैथिली हो गया, और स से संथाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5 के बारे में पूछ रहा है कि पार्ट 5 में, ये भाग 5 में कौन सा आर्टिकल मेंशन है? 120। और 120 किससे रिलेटेड है? संसद से। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, इसी के संदर्भ में आर्टिकल 120 है। और विधानमंडल वाला कौन सा है? 210। आर्टिकल 210 है। और वो पार्ट कौन सा है? 6 है। तो ये मिलते जुलते क्वेश्चन है, देखिएगा। भाग 5 में आर्टिकल 120 है, और 120 संसद में प्रयोग होने वाली भाषाओं के संदर्भ में जिक्र है वहाँ पे। और भाग 6 में विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषाओं के ऊपर जिक्र किया गया है, और वो आर्टिकल 210 है। व्हेन इज हिंदी डे? अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा है। 14 सितंबर। अब ये क्वेश्चन ओम्स लॉ से है।
सॉरी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं यहाँ पे। 300 ओम के रेजिस्टेंस है, तीनों को पैरेलल में जोड़ा हुआ है, कितना आएगा वैल्यू? 100 आएगा। ब्रॉडगेज की जो गेज होती है वो कितना होती है, कितना मीटर? 1.676 मीटर। इलेक्ट्रोलाइट सेकेंडरी सेल में कौन सा इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट शब्द इस्तेमाल हुआ है। सेकेंडरी लेड एसिड सेल में सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। 2 अर्थ पिट के बीच में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 3 मीटर। मैक्सिमम परमिसिबल लोड ऑन 120 एच कैपेसिटी की लेड एसिड सेल पर कितना हो सकता है? आप C/10 का फॉर्मूला लेके चलिए। क्लास 10 मतलब 2 तरह की बैटरियां होती हैं, एक क्लास 10 होता है और एक क्लास 20 होता है। तो क्लास 10 का मतलब ये होता है कि मिनिमम 10 घंटे का बैकअप दे, और एक 20 का होता है कि 20 घंटे का बैकअप दे। तो क्लास 10 के हिसाब से हम लोग जनरली अपना काम करते हैं, है ना। तो 12 एम्पियर आप लेके चलिए। 120 एच की बैटरी है, 12 एम्पियर का मैक्सिमम परमिसिबल लोड हम उससे ले सकते हैं। कैपेसिटेंस का तो जैसे रेसिस्टेंस का था, अभी कैपेसिटेंस का आ गया कि सभी कैपेसिटेंस पैरेलल में अगर जुड़ेंगे तो वैल्यू क्या होगी? 2 के 6 हाँ। तो रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस के फार्मूला जस्ट उल्टा चलते हैं। तो ठीक है। कौन सा यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है? डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट, मॉसफेट? और डायोड? डायोड। मॉसफेट और यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल है। चलो, UFSBI क्वाड पे भी काम करता है और OFC पर भी काम करता है। तो ऑप्शन बोथ B, A एंड B। 109 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने से कभी नाम गुजरा होगा शायद। मेजर पेनल्टी चार्ज कितना? 4। हाँ, तो मेजर पेनल्टी चार्ज में रैंडम 4 होते हैं, 4 अक्षर होते हैं उसमें। और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल राजभाषा नियम कब पास हुआ है? 1976 में। तो ये पेपर देख के क्या लगा, सिलेक्ट हो गए जेई में? लगा कि अगर ऐसा पेपर आए तो पक्का है कि 95% नंबर आप आज के डेट में ला दोगे।